वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की इस वीडियो में हम एमएचसी क्लास 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज एमएचसी का फंक्शन। इसके साथ एमएचसी क्लास 1 की एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसमें स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपको एमएचसी के बारे में जानना हो तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो देखते हैं एमएचसी की, उसके बाद आप एमएचसी क्लास 2 और एमएचसी क्लास 1 के बारे में जानेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एमएचसी क्लास 2 के स्ट्रक्चर के बारे में मेन डिस्कस करेंगे, कैसे फंक्शन करता है ये सभी हम इसमें बात करेंगे। इसी के साथ जो हमारा एमएचसी होता है, एमएचसी क्लास 1 है या क्लास 2 है, ये एंटीजन के प्रति कैसा अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं या कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हम बोल सकते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको एमएचसी के नोट्स चाहिए हो तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एमएचसी क्लास 2 एमएचसी की फुल फॉर्म ही मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी होती है। सबसे पहले एक दो लाइन हम देख लेते हैं एमएचसी क्या होता है। तो एमएचसी इज द क्लस्टर ऑफ जीन, जीन का क्लस्टर होता है जो कि हर वर्टिब्रेट सेल में प्रेजेंट होता है। अब ये जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स होता है या हम बोले एमएचसी जीन होती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि कौन सी सेल मेरी है और कौन सी सेल अदर है। यानी कि जो भी हमारा एंटीजन आता है वो बैक्टीरिया हो सकता है, सेल हो सकता है, कुछ भी, तो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तभी हमारे इम्यून सेल्स को पता चलता है कि कौन सी सेल हमारी है जिसको हमें नहीं मारना है, कौन सी सेल बाहर से आई हुई है जिसको हमें किल करना है। तो एमएचसी मॉलिक्यूल का ये मेन रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, और इसीलिए हम इम्यूनोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। तो अब हम एमएचसी 2 जीन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है जो जीन होती है वो अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करा पाती है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड देन उसका ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद जो हमारी जीन होती है वो प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। तो प्रोटीन किसकी चेन होती है? पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। तो एमएचसी 2 भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि हमारे डोमेन से बने हुए होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन से बने हुए होते हैं। अब इसके भी सब डोमेन्स होते हैं, जैसे कि अल्फा 1 और अल्फा 2, बीटा के भी बीटा 1 और बीटा 2, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। इसमें ये क्या है, हमारे लिपिड की बायलेयर है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन है ये। इसके नीचे वाला पार्ट ये साइटोप्लाज्मिक है, जो सेल होती है हमारे नीचे का पार्ट ये साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन है। तो अब क्योंकि ये जो हमारा एमएचसी 2 होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से अरेंज होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो अब इसमें अल्फा 1 चेन भी और इसमें अल्फा और बीटा चेन दोनों ही हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन में अरेंज्ड होती हैं, तो दोनों ही चेन हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कहलाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या कि इसमें साइटोप्लाज्मिक टेल भी होती है। साइटोप्लाज्मिक टेल से क्या मतलब है कि ये जो रीजन हमारा अल्फा और बीटा चेन का साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, तो इसको हम साइटोप्लाज्मिक टेल बोल देते हैं। तो अल्फा, और अगर आपने एमएचसी 1 में देखा होगा तो एमएचसी 1 का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा बाइलेयर है, तो इस तरीके से हमारा ये एमएचसी 1 था। ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और ये हमारा बीटा चेन। एमएचसी 1 में क्या था, सिर्फ एक ही बीटा 2 था और इसमें 2 है, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या कि अरेंजमेंट, अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरीके से अरेंज थे एमएचसी 1 में, लेकिन इसमें वर्टिकली प्रेजेंट है। तीसरा क्या कि जो हमारी अल्फा चेन होती है इसी की ही साइटोप्लाज्मिक टेल प्रेजेंट होती है हमारे, लेकिन एमएचसी 2 में दोनों की ही साइटोप्लाज्मिक चेन प्रेजेंट होती है। ये मेन डिफरेंस थे। अब हम बात करते हैं अगर इनके वेट के बारे में, तो अल्फा चेन जो होती है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 35,000 डेल्टन, जबकि जो बीटा चेन है इससे थोड़ा सा कम इसका वेट होता है। कितना होता है? 25,000 डेल्टन का होता है। तो ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई।
अब ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि ये जो हमारा MHC2 है किस तरह की सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो जितने भी हमारे APC सेल होती हैं, APC से क्या मतलब है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जितनी होती हैं उनमें हमारा MHC2 मॉलिक्यूल होता है। अब APC सेल को भी आगे डिफरेंशिएट किया गया है कि पर्सनलाइज्ड है या नॉन पर्सनलाइज्ड है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जबकि जो MHC1 मॉलिक्यूल था ये किस तरह की सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये वर्टिब्रल सेल की जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उनमें हमारा MHC1 प्रेजेंट होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। तो MHC2 मॉलिक्यूल APC सेल पे प्रेजेंट होती है और ये APC सेल को भी आगे क्लासिफाई किया गया है प्रोफेशनल APC सेल और नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो अब प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में क्या होता है कि जो तुम्हारे सेल्स कंटिन्यूअसली या कॉन्स्टिट्यूएंटली रिप्रेजेंट करें या प्रेजेंट करें हमारे MHC2 मॉलिक्यूल को, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल। जबकि कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो MHC2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करे उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल APC सेल। तो प्रोफेशनल में कौन कौन से आते हैं, बी लिम्फोसाइट बी सेल्स, दूसरा मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल, इन पर हमारे MHC2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा नॉन प्रोफेशनल में हमारे फिब्रोब्लास्ट, थाइमिक एपिथेलियल सेल जो कि हमारे थाइमस के कॉर्टेक्स आउटर रीजन में प्रेजेंट होती है। दूसरा गैलियल सेल हमारे ब्रेन में CNS में प्रेजेंट होती है। तो इन पर हमारा MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसी के साथ एक पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा बी लिम्फोसाइट सेल होता है जिसको हम बोलते हैं बी सेल्स, तो ये MHC2 मॉलिक्यूल और MHC1 दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दोनों तरह के MHC बी लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट होती हैं। अब अगली क्या है, जैसे MHC1 मॉलिक्यूल मैंने बताया था कि वो बाइंड अप होता है हमारे TC सेल, साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो होती हैं उसके CD8 मार्कर से। ऐसे ही जो हमारा MHC2 मॉलिक्यूल होता है ये TH सेल यानी कि T हेल्पर सेल्स जो होती हैं उस पर मार्कर प्रेजेंट होता है, कौन सा, CD4। तो CD4 से MHC2 मॉलिक्यूल बाइंड अप होता है और MHC2 मॉलिक्यूल का कौन सा डोमेन बाइंड होता है, β2 बाइंड अप होता है। और जो हमारा MHC1 था उसमें कौन सा डोमेन बाइंड अप करता है, उसमें α3 बाइंड अप करता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद पॉलीमॉर्फिक डोमेन से क्या मतलब है, जो हाईली वेरिएशन शो करते हैं उन्हें पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक डोमेन कौन से होते हैं हमारे MHC2 में, α1 और β1 होते हैं जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से दिखाया था कुछ स्ट्रक्चर, तो ये हमारा α1 और ये β1, तो ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीमॉर्फिक डोमेन, यानी कि हाईली वेरिएशन शो करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये जो हमारा MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, कहाँ पर एंटीजन बाइंड अप होता है, तो ये जो रीजन होता है यहाँ पर आकर एंटीजन बाइंड अप होता है। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये एंटीजन यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये कि इस रीजन को हम क्या कहते हैं जहां पर ये एंटीजन आकर बाइंड होता है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। अब दूसरी चीज ये कि जो हमारा एंटीजन MHC मॉलिक्यूल पर बाइंड हुआ है ये क्यों हुआ है, क्यों जरूरी है ऐसा। तो क्या होता है, जो हमारी दो लिम्फोसाइट सेल होती हैं बी सेल्स और दूसरी टी सेल्स होती हैं, या बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। तो जैसे ही कोई भी एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में तो बी सेल्स तो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने का क्या मतलब है कि
ये एंटीबॉडीज बना सकती हैं, या जो भी इसका काम होता है बी सेल का वो कर सकती है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ जब मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो एंटीजन होता है बी सेल को तो एक्टिवेट कर देता है, जो भी बी सेल का काम होता है वो बी सेल अपना कर लेता है। लेकिन टी सेल्स के साथ ऐसा नहीं होता। टी सेल डायरेक्टली एंटीजन को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता जैसे कि बी सेल ने किया था। तो इस केस में क्या होता है, जितने भी हमारे एमएचसी प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, जैसे कि कोई भी सेल है, सेल के बाहर हमारा ये एमएचसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, वो हमारे सेल के टाइप पर डिपेंड करता है। तो इस एमएचसी मॉलिक्यूल का क्या काम होगा, ये इस एंटीजन को लेगा, इस एंटीजन को लेने के बाद क्या करेगा, टी सेल को जाकर रिप्रेजेंट करेगा कि इस तरह का एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है। अगर हम एमएचसी 1 के बारे में बात करें, एमएचसी क्लास 1 के बारे में बात करें, तो इसमें क्या कौन सी टी सेल्स को ये एक्टिवेट करता है, या किस टी सेल के पास जाकर ये बाइंड अप होता है, ये होता है टीसी सेल्स के साथ, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती है एमएचसी 1 उसके साथ जाके बाइंड अप होता है। और टीसी सेल का भी कौन सा रिसेप्टर होता है, या हम बोले कौन सा मार्कर होता है, CD8 मार्कर होता है। अब MHC2 मॉलिक्यूल में किसके साथ ये बाइंड अप होता है, तो MHC2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है हमारे TH सेल के साथ। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। TH सेल का भी कौन सा मार्कर, यानी कि कहां पर जाकर बाइंड होता है, तो CD4 जो मार्कर होता है TH सेल में, वहां पर जाकर हमारा MHC2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है, और ये फिर रिप्रेजेंट करता है एंटीजन को, TH सेल को दिखाता है, या हम बोले T सेल्स को दिखाता है कि ये एंटीजन आया। अब तुम्हें इस सेल को इस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए कोई भी जो भी इसका एक्शन होगा वो करना है। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको पॉइंट सारे क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द बायोसाइंस अरीना के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं हर रोज नए क्वेश्चंस आपके लिए रिप्रेजेंट करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं।